उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है झांसी। झांसी के अंदर एक गांव पड़ता है पिछौर। पिछौर में एक लक्ष्मी प्रसाद जी होते हैं जो कि पलरा गांव के प्रिंसिपल होते हैं, सरकारी टीचर होते हैं। उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दी होती है और बड़ी बेटी जो है आज उनको किसी काम के लिए सुबह से फोन पे फोन करे जा रही थी, पर उनका फोन नहीं उठ रहा था। बेटी ने एक बार फोन किया, फोन नहीं उठा। बेटी ने दूसरी बार फोन किया, फोन नहीं उठा। लगातार बेटी ने फोन किया, लेकिन जब फोन नहीं उठा तो उसको चिंता होने लगती है। फिर वह क्या करती है कि पड़ोस में रहने वाले काशीराम अंकल को फोन करती है और उनसे कहती है कि पिताजी के द्वारा मेरा फोन नहीं रिसीव किया जा रहा है, आप जरा घर पर जाके देखिए कि वो ठीक तो हैं। इसके बाद पड़ोसी काशीराम उनके घर जाते हैं और देखते हैं गेट खुला हुआ है और जो फर्श है वो खून से सना हुआ है और जो लक्ष्मी प्रसाद और उनकी पत्नी बिमला होती हैं वो दोनों फर्श पे खून से लथपथ पड़े हुए हैं। जब काशीराम ये सब देखते हैं तो वो भी सन्न रह जाते हैं। तुरंत ही बड़ी बेटी जो फोन पे होती है उसको सूचना देते हैं और इसके बाद पुलिस को सूचना देते हैं। ये सब शोर सुनकर पड़ोसी वहां आ जाते हैं। आखिर कैसे घटी ये घटना, क्या हुआ लक्ष्मी प्रसाद और उनकी पत्नी के साथ, आज की सच्ची कहानी इसी पे आधारित है। नमस्कार, मेरा नाम है तेजपाल वर्मा, जनता का दम न्यूज देख रहे हैं आप। और आज की जो सच्ची कहानी है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक जिला पड़ता है झांसी और झांसी जिले के अंतर्गत एक थाना पड़ता है नवाबाद। नवाबाद थाने के अंदर एक गांव पड़ता है पिछौर। इस गांव में एक परिवार होता है। परिवार में 6 सदस्य होते हैं, पति पत्नी और उनके 4 बच्चे होते हैं। 3 लड़कियां होती हैं और चौथा जो होता है एक लड़का होता है। लड़के का नाम अंकित होता है और जो 3 लड़कियां होती हैं वो क्रमशः नीलम, सुंदरी और शिवानी होती हैं। इनमें से परिवार जो होता है अच्छा खासा चल रहा होता है, संपन्न होता है, क्योंकि पिताजी के एक स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं। किसी भी तरह की परिवार में कोई दिक्कत नहीं होती है। माता और पिताजी के द्वारा 2 बेटियों की शादी कर दी जाती है और तीसरी बेटी जो है तैयारी के लिए बाहर चली जाती है। और जो बेटा होता है अंकित, जिसकी उम्र 26 साल है, वो रेलवे के एक हॉस्पिटल में कंपाउंडर के पद पर कार्य कर रहा होता है। लेकिन लॉकडाउन लगता है तो इसमें बहुत सारे लोगों की उम्मीदें टूटती हैं और बेरोजगारी होती है। उसी समय जो होता है अंकित जो कंपाउंडरी का काम हॉस्पिटल में कर रहा होता है वो काम उसका छूट जाता है और लॉकडाउन से वह घर में बैठ जाता है। इसके बाद जब व्यक्ति घर में रहता है तो सबसे ज्यादा अपना समय व्यतीत करता है मोबाइल फोन पे, लैपटॉप पर। यहाँ पर क्या होता है, जो अंकित होता है वो पबजी गेम का आदी हो जाता है। पहले तो बहुत कम इसको खेलता है, लेकिन धीरे धीरे जो लत होती है वो बढ़ती चली जाती है। परिवार वाले जब शुरुआत में उसको मना करते हैं तो शायद वो कभी कभी मान जाता है, लेकिन जैसे जैसे खेलने का दिन बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो उसकी पबजी गेम खेलने की लत होती है वो बढ़ती चली जाती है। बहनें भी वहां से फोन करके ससुराल से अपनी उसको समझाया करती हैं, लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है, बल्कि उनसे झगड़ा भी करने लगता है। ये आदत पबजी गेम खेलने की उसकी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो लगातार 6 महीने तक रूम से नहीं निकलता है और गेम खेलता रहता है। यदि कोई इसे कुछ कहता है तो वह अपशब्दों का प्रयोग करने लगता है। इससे क्या होता है, लगातार पबजी गेम खेलने से उसका जो माइंड होता है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है, अर्थात उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से ठीक नहीं रहता। अपने बेटे की ऐसी हालत को देखकर जो माँ बिमला देवी होती हैं और उनके पिता लक्ष्मी प्रसाद होते हैं वो उसके भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। कभी उसे डांट भी देते हैं तो उस बात का वह बुरा मान जाता है, तो अक्सर उसे नहीं कहते हैं। और इसकी जो बहनें होती हैं, जिन 2 बहनों की शादी हो चुकी होती है, वो भी इसके भविष्य को लेकर अक्सर चिंता करती हैं। माता पिता से अक्सर इसके बारे में भी पूछते हैं और उनको ये भी चिंता होती रहती है कि आखिर अब
माता पिता का सहारा कौन बनेगा, क्योंकि माता पिता कहीं ना कहीं पूरी तरह से 55 और 58 साल की उम्र में होते हैं, तो उनके बुढ़ापे को लेके भी माता पिता की चिंता होती रहती है। इधर क्या होता है कि आज शनिवार को 5 अगस्त 2023 को इस परिवार में माता पिता और बच्चे के बीच में कुछ ऐसी अनबन हुई या कोई और कारण रहा जिसका अभी तक पता तो नहीं चला है, लेकिन बेटे ने अपनी माता और अपने पिता दोनों के सर पर वार करके लगातार, वो भी लोहे के तवे से और डंडे से, उन दोनों को लहूलुहान कर दिया, जिसमें से जो पिता होते हैं लक्ष्मी प्रसाद, उनका मौके पे ही दम टूट जाता है, अर्थात मृत्यु हो जाती है, और उनकी जो माता होती है वो करहा रही होती है, अर्थात कहीं ना कहीं अभी उसमें सांसें होती हैं, लेकिन उन्हें जैसे ही अस्पताल ले जाया जाता है तो उनकी भी मौत हो जाती है। लेकिन इन दोनों के बारे में इस पूरी घटना का पता कैसे चलता है कि जो इनकी बड़ी बेटी होती है नीलम, वो इनके घर से महज कुछ दूरी पर एक कॉलोनी होती है, वहीं पर रह रही होती हैं, और वहां से वो पिताजी का हाल चाल जानने के लिए सुबह से फोन कर रही होती हैं। उनको ये ज्ञात होता है कि पिताजी विद्यालय में पढ़ाने जाएंगे, क्योंकि वह पलरा गांव में एज ए प्रिंसिपल के रूप में तैनात थे, तो वह विद्यालय के टाइम से पहले ही सुबह सुबह फोन करने लगती हैं। लगातार जब पिताजी को फोन किया जाता है बेटी के द्वारा और पिताजी के द्वारा फोन नहीं उठाया जाता है, और कहीं ना कहीं उस बेटी के मन में चिंता भी होती है, क्योंकि उसका भाई जो है वो पूरी तरह से ठीक नहीं है, बात बात पर चिढ़ता है, माता पिता से मारपीट की घटना को अंजाम देता है। इसलिए भी बेटी जो है वो चिंतित होती है, और जब माता पिता का फोन नहीं उठता है तब वह अपने पड़ोस में रहने वाले एक अंकल काशीराम को फोन करती है, और काशीराम से कहती है कि पिताजी का फोन रिसीव नहीं हो रहा है, कोई पिकअप नहीं कर रहा है, तो आप जाके देखिए कि क्या पिताजी ठीक हैं। जब काशीराम घर जाते हैं तो गेट खुला होता है, और जो गेट खोलने के बाद वो देखते हैं कि जो फर्श है वो खून से सना हुआ है, और उसी खून के बीच में पिता लक्ष्मी प्रसाद और माँ बिमला दोनों लोग खून से लथपथ उसी फर्श पर पड़े हुए हैं। काशीराम तुरंत ही बेटी को भी सूचना दे देते हैं, और बेटी तुरंत वहां से पिता के घर आने के लिए निकल पड़ती है, और बेटी के द्वारा पुलिस को भी फोन कर दिया जाता है। वहीं काशीराम भी तुरंत ही पुलिस को भी सूचना दे देते हैं, और मौके पर पुलिस भी पहुंच जाती है। मौके पर आई पुलिस ये देखती है कि पिताजी ने तो अपना दम तोड़ दिया है, अर्थात जो लक्ष्मी प्रसाद हैं वो मृतक हो चुके हैं, लेकिन माता के अभी कहीं ना कहीं सांस चल रही होती है। तुरंत ही पुलिस के द्वारा इलाज के लिए अस्पताल भेजा जाता है, लेकिन जैसे ही अस्पताल में बिमला देवी को लेके पहुंचते हैं तो वहां अस्पताल में बिमला देवी को भी मृत घोषित कर दिया जाता है। दोनों के शवों को पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, और घर की छानबीन शुरू कर दी जाती है। जब घर की छानबीन पुलिस कर रही होती है तो उसी समय देखती है कि एक रूम जो अंदर से बंद है और उसी के अंदर से एक आवाजें भी आ रही हैं। तब पुलिस जो होती है उस रूम को खुलवाती है और देखती है कि उस रूम के अंदर बेटा अंकित बैठा हुआ है, और जब बेटा अंकित से पुलिस पूछताछ शुरू करती है, पुलिस जैसे ही उसके पास पहुंचती है तो पहले तो पुलिस को देखकर अंकित मुस्कुराता है, हंसता है, और इसके बाद में जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो पुलिस को अंकित बताता है कि हाँ, इन दोनों का मर्डर मैंने ही किया है। लेकिन पुलिस देखती है कि इसने गुनाह तो कबूल कर लिया, लेकिन इसके शरीर पर ऐसा कोई भी खून का निशान नहीं है, कोई भी धब्बा नहीं है। तब वह बताता है कि सबसे पहले जब वो मर्डर करता है तो मर्डर करने के बाद में वह नहाता है, अपने कपड़े चेंज करता है, और इसके बाद में जाके एक कमरे में बंद हो जाता है और फिर से फोन पर व्यस्त हो जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर साहब के द्वारा और भी कई सवाल किए जाते हैं, लेकिन बेटा उसके जवाब में कोई उत्तर नहीं देता है। फिलहाल पुलिस के द्वारा बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि उसके द्वारा खुद ही अपना गुनाह कबूल कर लिया गया था। खबर को सुना के हमारा उद्देश्य आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था,
ताकि समाज में हो रही इस तरह की कुरीतियों पर रोक लगाई जा सके। यदि आपके आसपास में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी गम के लत का शिकार हो रहे हैं और लगातार वो छोटी छोटी बातों पे कभी अपने पेरेंट्स से कभी अपने पड़ोसियों से लड़ते हैं, तो ऐसे लोगों से सचेत रहें और ये कोशिश करें कि उन्हें इस चीज से बाहर निकाला जाए। आपने खबर को पूरा देखा सुना, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। इसी के साथ आशा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आप जल्द हमारे परिवार का हिस्सा बनेंगे और हमारा परिवार यूट्यूब परिवार पर